Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today topic is about sampling techniques. सैम्पलिंग टेक्निक से क्या मुराद है? सैम्पलिंग टेक्निक्स से मुराद वो टेक्निक्स हैं, वो स्ट्रेटजीज हैं जिसके ज़रिए हम अपनी रिसर्च के लिए सुटेबल और अप्रोप्रिएट सैम्पल सेलेक्ट करते हैं. तो द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल फ्रॉम a larger population or from the universe is basically called the sampling techniques. Or it includes all those strategies and all those methods by which we collect and we select our required and relevant sample for the research process to collect data and to meet our research objective. Dear students, in order to understand the sampling techniques, we have to understand firstly some terms. In these terms, the first is called population. पॉपुलेशन आप जानते हैं और आप इससे बखूबी वाकिफ़ भी हैं कि पॉपुलेशन से मुराद हमारी क्या है. तो यहाँ पे ज़रा सा मैं स्पेसिफिक होऊंगा कि पॉपुलेशन से मुराद हमारी रिसर्च में वो तमाम इंडिविजुअल्स हैं जिनका हमारे रिसर्च के साथ ताल्लुक़ है, और वो इंडिविजुअल्स जिनका हमारी रिसर्च से कोई ताल्लुक़ नहीं है या हमारी रिसर्च उनके बारे में नहीं है, तो वो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं होंगे. So if I want to define population, so population is defined as the set of all the individuals that are of interest to the researcher, or those individuals which the researcher wants to investigate. तो वो तमाम individuals या people जिनके बारे में रिसर्चर जानना चाह रहा हो, इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा हो, क्योंकि रिसर्च उन इंडिविजुअल के साथ लिंक है, उनसे डेटा कलेक्शन से लिंक है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम पॉपुलेशन कहेंगे. अब पॉपुलेशन डिपेंड करता है हमारे टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक को देख के पॉपुलेशन का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं. तो लेट अस गो विद सम एग्जांपल्स in which we will try to identify the relevant population. अगर मैं पहले टॉपिक को ले लूं, so the topic is social support for mentally challenging students in Pakistan. So I am trying to do a research on the mentally challenging students in Pakistan, and then I have to identify the social support for these students. अब अगर आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो हमारे रेलेवेंट इंडिविजुअल्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान में हैं, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लेवल, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक में हम लेवल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, टॉपिक ने लेवल ऑफ स्टूडेंट को स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे, तो यहाँ इस टॉपिक को देखते हुए हमारे जो जहन में पॉपुलेशन इस वक्त आ रही है वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान में हैं. सो दैट्स अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन which is involved in this particular study. If I look at the second topic, which is problem of female domestic workers in Islamabad, तो इस टॉपिक में हमारे पास जो रेलेवेंट लोग हैं वो फीमेल हैं और वो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, और यहाँ पे एरिया भी स्पेसिफाई किया गया है कि एरिया इस्लामाबाद है, which means that all the domestic workers which are working in Islamabad and also they are females, तो ये हमारी relevant population है इस particular topic के लिए. The next topic is teachers' attitude towards online instruction in X University. यहाँ पे population क्या होगी? Can you guess from this topic? So let me tell you now that the population is teachers. And which teachers? Those teachers which are teaching in this particular university called X University. तो X किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पे उसका नाम मेंशन होगा, उस यूनिवर्सिटी के जितने भी टीचर्स हैं उनका एटीट्यूड फाइंड करना है हमने स्टडी में, और ये ही हमारी रेलेवेंट पॉपुलेशन हुई. तो लिहाजा बाकी जो टीचर्स हैं जो कि उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते,
so they are not our relevant population, and we won't collect data from those people which are not in X university. The next is a study in which we have science students of grade 10. तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन है तो वो नज़र आ रहा है, और आप लोग भी इसको इजीली गैस कर सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारे पास साइंस स्टूडेंट्स हैं और वो भी ग्रेड 10 की। लेकिन चूंकि यहाँ पे अब एरिया मेंशन नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं ऑफ ग्रेड 10 थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो यहाँ की पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ। सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस और पैरा और टॉपिक is now referring to science students of grade 10, and therefore that's a large population. Now dear students, if we look back on these 4 topics, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास हर टॉपिक में पॉपुलेशन डिफरेंट है। कि जिस तरह फर्स्ट टॉपिक है कि सोशल सपोर्ट फॉर मेंटली चैलेंजिंग स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, तो हमारे पास पॉपुलेशन तमाम स्टूडेंट्स हैं विच आर इन पाकिस्तान, and again all these students should be mentally challenging students. So can you collect data from all these mentally challenging students in Pakistan? Remember, it is very difficult to approach and to collect data from all these students in Pakistan. This will require too much resources, money and effort. अगर मैं दूसरे टॉपिक को देख लूँ जहाँ पे we are interested in the domestic female workers, तो हमारे पास पॉपुलेशन इसकी है फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स and again which are working in Islamabad. Again, this is not an easy thing to collect data from all the domestic workers in Islamabad, and therefore there is a limitation of population कि तमाम पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना हमारे लिए आसान नहीं होता, हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। इसी तरह एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में तमाम टीचर्स से डेटा कलेक्ट करना भी कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें जब हम तमाम पॉपुलेशन को असेस नहीं कर पा रहे, एंड वी आर लिमिटेड बाय टाइम एंड एफर्ट टू कलेक्ट डेटा। सो व्हाट इज द चॉइस विद अस? उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है वो है सैंपल। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सैंपल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, a sample is a subset of population. So remember, if it is a subset of population, this means that we have to take this subset from the population. So population is a larger entity, it is a larger body, और हम उस larger body से फिर कुछ उसके elements, कुछ उसके individuals वहाँ से निकाल लेते हैं जो कि एक्चुअली पॉपुलेशन में लाइक कर रहे हो, लेकिन हम उससे निकाल लेते हैं because we want to collect data from these people, and it is not easy for us to collect data from the whole population. So these few individuals are basically called sample. So a sample is smaller, but it is representative collection of units from a population. तो क्या मतलब है इसका कि सैंपल स्मॉलर होता है क्योंकि वो पॉपुलेशन से हम डिराइव करते हैं और पॉपुलेशन का सबसेट है, लेकिन सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि वो जो सैंपल है वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। पॉपुलेशन में जो भी फीचर्स हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं जो आप ढूंढ रहे हैं, तो वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपके सैंपल में मौजूद होनी चाहिए। अगर आप पॉपुलेशन फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स हैं तो आपका जो सैंपल है उसमें भी वो क्वालिटीज़, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होने चाहिए और वो उस पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट भी कर रहा हो। कि अगर आप उस सैंपल के बारे में कोई भी बात कर सकें, कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, तो वो कंक्लूजन आप पॉपुलेशन के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं इसकी आपको कुछ एग्जांपल दे दूं, तो द एग्जांपल नंबर 1 इज दैट व्हेन यू आर considering buying some fruits from the markets, so what do you do? कि जिस तरह हम मार्केट में जाके कुछ फ्रूट ले रहे होते हैं या कुछ नट्स वगैरह या कुछ वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से एक दाना निकाल के उसको टेस्ट कर लेते हैं, उसको हम टेस्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो जो
जो पर्टिकुलर फ्रूट है या अंगूर है या केला है, क्या वो एक जो हमने टेस्ट किया, क्या वो मीठा है कि नहीं है। अगर वो मीठा हुआ, इसका मतलब ये है कि हम उसको जनरलाइज कर देंगे कि जितनी भी उसकी पॉपुलेशन है, जितनी भी वो पर्टिकुलर फ्रूट उस रेडी के ऊपर लगा हुआ है, वो तमाम का तमाम मीठा ही होगा। तो हमने उस एक सैंपल से रिजल्ट अखज़ किया पूरी पॉपुलेशन के लिए। तो वो जो एक पीस ऑफ फ्रूट था, that was the representative of the whole population। इसी तरह हम नट्स या बीन्स लेते हैं, हम उसको चेक करते हैं और वहाँ से हम पूरे जो उसका कलेक्शन है उसके बारे में रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। तो ये सैम्पलिंग एक टेक्निक है जो कि हम एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो द सेम method we also used in research, where we collect and we select a smaller population, or we take a subset of population and we call it sample, and then we collect data from the sample, assuming that the result from the sample can also be generalized to the population। तो जो भी हमारी फाइंडिंग्स उस सैंपल से आएंगी, हम उसको पॉपुलेशन के लिए वो कर सकते हैं, उसके लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड है एवेल्युएटिंग स्टूडेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बुलिंग। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनका हमने एटीट्यूड फाइंड करना है टुवर्ड्स बुलिंग, एंड फॉर दिस व्हाट विल वी डू, वी विल collect data from a smaller sample of students, from a sample students which is taken from the population। again this will depend upon कि हम कहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या हमने उसको कोई यूनिवर्सिटी ली हुई है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लिया हुआ है। तो वो फिर हम आगे जाके अपने टॉपिक में, या तो हम उसको अपने टॉपिक में मुख्तस कर लेते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है हम कहाँ से ले सकते हैं, या हम उसको अपनी मेथडोलॉजी में मेंशन कर लेते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो कैसे हम लेंगे उसको। So here is a diagrammatic expression जहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और वहाँ से हम एक स्मॉलर सैंपल ले रहे हैं। तो ये हमारी पॉपुलेशन है विच आर ऑफ इंटरेस्ट टू अस, एंड फ्रॉम हियर वी आर selecting some of the individuals in our sample। So now let us understand how you can choose a representative sample। क्या representative sample को हम ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं। क्या ये कोई आसान प्रोसेस है, या एक रैंडम प्रोसेस है, या एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। So remember, choosing a representative sample is not a haphazard process। Rather, we have various techniques that will help us in choosing a representative and a good sample from our population। So how can we do this? How can we select a good representative sample from our population? So these techniques would be called the sampling techniques, जो कि इस चैप्टर का नाम है। So the sampling techniques will be used to help us in collecting a representative and good sample from the population। अब हमारे पास ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है, जिनको हम सैम्पल डिज़ाइन भी कह सकते हैं, तो इसको हम टू ब्रॉडर कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं या ग्रुप कर सकते हैं। एक का नाम है probability sampling and the second is called non-probability sampling। So these are the two techniques or the two sampling techniques with us with which we try to collect a representative sample। So the first in group is probability sampling। probability sampling का दूसरा नाम random sampling technique भी है, या chance sampling भी हम इसको कह सकते हैं। तो अगर हम नाम पे ज़रा सा फोकस करें और इस पे सोचें कि what do we mean by probability sampling, तो probability sampling means कि it has a more probable chance of occurring, which means that every individual in the population has equal chance
to be included in the sample. So remember to focus on this. Every item of the universe has an equal chance of being included in the sample. कि अगर पॉपुलेशन आपकी हजारों में है या लाखों में है, तो उन तमाम पॉपुलेशन में हर बंदे के पास ये चांस मौजूद है कि वो सैंपल में आ सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि हर बंदे को इक्वल चांस मिल रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ सैंपल. इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको ये दे दूं कि फॉर एग्जांपल a company coming to a particular university and they are trying to distribute mobiles among students randomly. तो उनके पास मोबाइल्स हैं और वो आके वो मोबाइल्स यूनिवर्सिटी में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि उस यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम के पास इक्वल चांस है कि उनको मोबाइल मिल जाए. हालांकि मोबाइल कम भी हो सकते हैं, मोबाइल 5-6 भी हो सकते हैं, लेकिन उस 5-6 के लिए तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास इक्वल चांस मौजूद है. किसी की भी किस्मत में वो मोबाइल निकल सकता है. इसी की एग्जांपल मैं आपको इस तरह भी दे सकता हूं कि जिस तरह गेम शोज जब होती हैं और उसमें कंपेयर किसी पर्टिकुलर गेस्ट के लिए कोई इनाम निकालता है, तो वो वहां से रैंडमली एक लॉटरी या एक कूपन चूज कर लेता है और जितने भी ऑडियंस मौजूद है उस पर्टिकुलर शो में उन तमाम का इक्वल चांस मौजूद है कि उनको वो इनाम मिल जाए. निकलता एक ही बंदे का है लेकिन चूंकि चांस सारों के पास इक्वल है, इस तरह की सैंपलिंग को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. So after understanding probability sampling, non-probability sampling is not difficult to understand. Non-probability sampling को हम deliberate sampling भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम deliberation से samples को select करते हैं, या हम इसको purposive sampling भी कह सकते हैं या judgment sampling भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे आपको इन नामों से नजर आ रहा है कि यहाँ पे हम काफी गौर व होश से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं. जिसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ लोगों को कंसिडर नहीं कर रहे, उनका कोई चांस नहीं है सैंपल में आने का, बिकॉज वी आर डिलिबरेटली सेलेक्टिंग सम पीपल बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जिनको हमने अपने जहन में रखा हुआ है कि वो कौन सा क्राइटेरिया हो सकता है. या हम पर्पोसिव सैम्पलिंग कर रहे थे because there is a particular purpose of collecting data from certain individuals which are having some particular traits or some particular features. Yeah, we use our judgment in choosing some people to the sample. So the sample deliberately selected by the researcher is called non-probability sampling. Again I repeat, the sample which is deliberately selected by the researcher. तो यहाँ पे सारे पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास इक्वल चांस नहीं है सेलेक्ट होने का, उनका चांस आपने आउट कर दिया है. देयर इज नो वे दैट दोज पीपल कैन बी सेलेक्टेड to the sample because you have some particular criteria, some particular merit based system on which you want to collect data. So remember, the researcher choice is important in collecting the data. तो रिसर्चर अपने चॉइस के मुताबिक डेटा कलेक्ट कर रहा है, या सम टाइम अपने चॉइस के मुताबिक भी नहीं करता, लेकिन सम हाउ वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, जिस तरह वो सैंपल सेलेक्ट कर रहा है, तो वो जो सैंपल की सिलेक्शन है वो रैंडम नहीं है, सारों का इक्वल चांस नहीं है टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल. The property of this kind of sampling is that it's simple, it's convenient and it's inexpensive sampling. कि ये simple है, आसान है और इस पे इतना खर्चा नहीं होता क्योंकि अब directly through different kind of methods और different ways आप sample को select कर रहे हो. We will try to understand this more when we are coming towards the different examples in non-probability sampling. एक एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अ कंपनी कमिंग टू कैंपस टू डिस्ट्रीब्यूट मोबाइल्स अमंग हाई अचीवर स्टूडेंट्स.
इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें द एग्जांपल वाज दैट a company coming to a campus and distributing mobiles randomly। तो वहां पे तो अब सारों के पास, मतलब सारों के पास क्या, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व है उन तमाम के पास इक्वल चांस था मोबाइल को हासिल करने का। लेकिन अब ये जो कंपनी आई है उसने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, और वो क्राइटेरिया ये है कि इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग मोबाइल्स ओनली टू द हाई अचीवर स्टूडेंट्स। तो कैन यू सी कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका इक्वल चांस नहीं है। दे सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट आउट for this particular competition, and therefore they are not in the sample. Only the students who are high achievers are in the sample. So this kind of sampling technique would be called non-probability sampling technique. इसी तरह आपको अगर याद हो कि during the pandemic the government and the people were distributing ration and different kind of foods, among the poor people. So again it was not random. The government authorities or the people were selectively selecting people. They were purposely selecting people those who were laborers, those who were poor, those who actually required that particular assistance. तो उनको चूज करके वो उनको हेल्प कर रहे थे, उनको राशन वगैरह या जो भी फूड आइटम्स हैं उनको दे रहे थे। तो इसमें सारे लोगों के पास इक्वल चांस नहीं था टू गेट दैट पर्टिकुलर फूड, rather it was नॉन probability सैम्पलिंग, इट वॉज अ डिलिबरेट सैम्पलिंग। इसी तरह ये जो हज स्कीम है, तो हज स्कीम में भी हमारे पास जब लोग हज की कुरानंदाजी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी हमारे पास एक तो उसमें रैंडम है कि एक रैंडम वो कुरानंदाजी करते हैं जिसमें तमाम लोगों के पास इक्वल चांस होता है उसमें आने का। इसके अलावा हज स्कीम में ये भी होता है कि जो हजरात की एज ज़्यादा होती है, लेट सपोज अबाउ 60 ईयर्स होती है, तो उनके लिए हमने एक पर्टिकुलर कोटा रखा होता है कि इतने लोगों को हमने यहाँ पे सैंपल में लाना है, उनको हमने हज का टिकट देना है। तो लिहाजा अब ये जो एजेड पीपल हैं इनके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया उन्होंने बना दिया है, तो उनका चांस ज़्यादा आ रहा है नाउ इन द टू बी गेटिंग द हज स्कीम। इसी तरह वो लोग जो कि 3 दफ़ा मुसलसल हज के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो उनके लिए भी फिर वो एक अलग से कुरानंदाजी करते हैं कि, या उनके लिए कुरानंदाजी नहीं करते, दे आर डायरेक्टली सेलेक्टेड इन द सैंपल बिकॉज ऑफ कमिंग रिपीटेडली फॉर 3 years फॉर हज ऑफर और हज स्कीम। तो यहाँ पे भी हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ रही है कि कुछ ग्रुप्स के लिए the government is just giving them the Hajj ticket because of a particular criteria that either they are aged or they are repeatedly applying for Hajj for 3 consecutive terms। तो इसलिए फिर उनको एडवांटेज दे दिया जाता है। और जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो उनके लिए फिर वो रैंडम सैम्पलिंग होती है या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जहाँ पे तमाम लोगों के पास इक्वल चांस है टू गेट द हज टिकट। So hope that is understandable. I wish you good luck. Allah Hafiz.